हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका सेशन 2024-25 के इस कोर्स में। इस पूरे सीरीज़ में मैं आपको व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र को कंप्लीटली पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूं। डिस्क्राइब इस तरह से होगा ताकि आपके मन में बैठ जाए और इकोनॉमिक्स में आप बहुत ही अच्छे नंबर 2025 का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें लेकर आए। इवन केवल बोर्ड एग्जाम को टारगेट नहीं करना है, उसके बाद CUT की प्रिपरेशन में भी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको सारे क्लास अटेंड करने हैं, एक भी क्लास को नहीं छोड़ना है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या, हर एक क्लास बहुत ही छोटे छोटे टाइम का होने वाला है, 15 से 20 मिनट के आसपास, उससे ज़्यादा नहीं होने वाला। इसका मतलब आपको बोरियत नहीं देनी है। उसके बाद हर एक क्लास के बाद में एक वन शॉट क्लास भी आएगा, सैम्पल पेपर क्लास भी होगा, ठीक है ना। हर एक तरीके की क्लास मैं लेकर आऊँगा, लेकिन आपको बने रहना है मेरे साथ। आज की शुरुआत होती है फर्स्ट क्लास के साथ, जहां पर मैं आपको फर्स्ट चैप्टर बताऊंगा व्यष्टि अर्थशास्त्र का। और फर्स्ट चैप्टर का ये है आपका पार्ट 1, दैट इज अर्थशास्त्र एवं आर्थिक क्रियाएं, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। बहुत ही इंपॉर्टेंट है शुरुआत में, क्योंकि ये सब चीज़ें ऑलरेडी आप पढ़ चुकी क्लास 11 में, लेकिन शुरुआत में उन सब चीज़ों को रिवीजन करना जरूरी है जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है ना। तो इसी तरह से हर एक इंपॉर्टेंट और मज़ेदार तरीके से हर एक क्लास को मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट क्लास हो सकता है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए बेस्ट सीरीज है, जहां पर आप द इकोनॉमिक्स ग्रुप के साथ बेस्ट तरीके से डील करेंगे, पढ़ेंगे और अपने इकोनॉमिक्स में अच्छे मार्क्स को क्या करेंगे, पहले ही ग्रैब कर लेंगे कि नहीं नंबर आएंगे तो आएंगे, कहीं नहीं जाएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, सारे क्लास को अटेंड करेंगे। क्लास की शुरुआत करते हैं, टाइम ज़्यादा खोटी नहीं करेंगे। पहला क्लास जहां पर हम जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र के परिचय यानी कि पहला चैप्टर को पढ़ेंगे, जहां पर हमें पढ़ना है अर्थशास्त्र के अर्थ के बारे में, अर्थशास्त्र की शाखाओं के बारे में और आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं इसके बारे में, कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं हम करते हैं, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है उस सब के बारे में पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं कहाँ पर, अर्थशास्त्र के अर्थ को। अगर अर्थशास्त्र को देखें तो अर्थशास्त्र बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ और शास्त्र। इसको इकोनॉमिक्स में बांटे हैं, दैट इज इको प्लस नॉमी। लेकिन हमें फिलहाल इंग्लिश से कोई मतलब है नहीं, हम तो हिंदी मीडियम वाले हैं, ठीक है ना। तो छोड़ो उसको, क्या है यार, खाली में इंग्लिश में कुछ नहीं होता है। लोग कहते हैं ना इंग्लिश, अरे कुछ नहीं है। हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम से अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि IAS PCS में अब इंग्लिश हिंदी में बहुत ज़्यादा भेदभाव नहीं रह गया है। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि जब हम पढ़ते हैं अर्थ का मतलब होता है धन, इंग्लिश में बोलते हैं वेल्थ, और शास्त्र का मतलब होता है दैट इज अध्ययन करना। सीधी सीधी मतलब है, अगर इन दोनों को कंबाइन करते हैं, धन और अध्ययन करना, तो हम कहते हैं यहाँ पर इसको मतलब होता है धन का अध्ययन करना। इसी चीज को प्रोफेसर एडम स्मिथ, जिनको फादर, पिता कहा जाता है, किसके, व्यष्टि अर्थशास्त्र के पिता या अर्थशास्त्र के पिता कहा जाता है, उन्होंने कहा कि धन के विज्ञान को अर्थशास्त्र कहते हैं। मतलब वह शास्त्र, वह अध्ययन जिसके अंतर्गत धन का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत पैसों का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंदर हम जो है वो सारी क्रियाएं पढ़ते हैं जो पैसों से संबंधित होता है। और एडम स्मिथ ने ये अपनी बातें, अपनी एक बुक लिखी थी, वेल्थ ऑफ नेशन। याद रखिएगा, 1 मार्क्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। एडम स्मिथ की बुक का नाम क्या है, वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि 1776 में प्रकाशित हुई थी। और उसी बुक में उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था अर्थशास्त्र का, कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम धन से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। समझ में आ गया, ये हो गया अर्थशास्त्र। लेकिन क्या अर्थशास्त्र इतना ही है, इतना ही अर्थशास्त्र है? नहीं, अर्थशास्त्र का मतलब इससे भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बाद में अर्थशास्त्र के कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे विकास किया गया। अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र के परिभाषा में, अर्थ में अपना योगदान दिया, जिसमें प्रोफेसर मार्शल भी एक थे। प्रोफेसर मार्शल ने कहा कि वास्तव में प्रोफेसर मार्शल कौन थे, एडम स्मिथ के ही शिष्य थे। तो उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत, सही बात है कि उन्होंने कहा धन का अध्ययन, लेकिन धन हमारा बेसिक टारगेट नहीं होता है। यहाँ पर अर्थशास्त्र के अंतर्गत मानव कल्याण की बात करते हैं, और मानव कल्याण के लिए हमें चाहिए रोटी, हमें चाहिए कपड़ा, हमें चाहिए मकान, और हम सबको पता है ये कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है। इसका मतलब होता है मानव कल्याण का विकास करना है तो रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, और इन सब की
चाहने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये सभी क्रियाएं जिससे मानव कल्याण जुड़ा हुआ है, कि मानव कल्याण से संबंधित सभी क्रियाओं के अध्ययन को अर्थशास्त्र कहा जाता है। जब मानव कल्याण की बात करेंगे धन ऑटोमेटिक जुड़ जाता है। ठीक है, ऐसे में जब इसके अर्थ की बात करते हैं, थोड़ा डिटेल में जाते हैं। सीमित साधनों की सहायता से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करने से संबंधित समस्त आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन करने वाले शास्त्र को अर्थशास्त्र कहा जाता है। क्योंकि हम सबको पता है कि हमारे जो साधन होते हैं वो सीमित होते हैं। हमारे पास यहाँ पर जो सीमित साधन का मतलब होता है, सीधा सा मतलब होता है धन से, मतलब पैसा। हमारे पास पैसे अनलिमिटेड नहीं होते, जेब में भरे भर के नहीं होते हैं। हमारे पास पैसे जो होते हैं ना वो लिमिटेड है। आप अपने जेब में झांक के देखो कितने पैसे हैं। हम मार्केट में कुछ भी करने जाएंगे पहले ही देखेंगे हमारे पास जेब में, क्योंकि जिनके पास बहुत सारा पैसा है उनके सामने प्रॉब्लम ही नहीं है भैया। मुकेश अंबानी के सामने कोई प्रॉब्लम है, वो जब चाहे कुछ भी खरीद ले, जब चाहे कहीं पर बिजनेस खोल दे, क्या दिक्कत है? अडानी के सामने कोई दिक्कत नहीं है। जिनके पास पैसा बहुत सारा है, अति है, उनके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं है। इकोनॉमिक्स तब आम आदमी की बात करता है, ठीक है ना, क्योंकि उनके सामने प्रॉब्लम्स होती हैं किसकी? सीमित साधनों की। हमारे पास पैसे लिमिटेड है, लेकिन हम सबको पता है साला पैसा तो सीमित है, लेकिन हमारी जो आवश्यकता है वो असीमित है। तो सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति भैया कैसे की जाए? अगर हमारे पास एक महीने हम 10,000 रुपये कमाते हैं तो हमें गाड़ी खरीदना है, हमें बंगला बनाना है, हमें घूमना फिरना है, हमें मौज मस्ती करना है, बीमार हो गए तो हॉस्पिटल में जाना है, मूवी देखने जाना है, वो सब कुछ करना है। लेकिन भैया है 10,000 रुपये, कद्दू करोगे आप? कुछ नहीं कर पाओगे। तो हमें सोचना पड़ेगा कि 10,000 का यूज़ कैसे करेंगे। जहां हम सोचने में लग जाएंगे मतलब हम अपने इकोनॉमिक्स का यूज़ कर रहे हैं। तो सीमित साधनों की सहायता से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करने से संबंधित जो भी आर्थिक क्रिया हम करते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं अपने साधनों के उपयोग करने के लिए, ताकि हम अपने मैक्सिमम आवश्यकताओं को पूरा कर सके, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को पूरा कर सके, उन सभी के अध्ययन करने वाले शास्त्र को ही अर्थशास्त्र कहा जाता है। इसी चीज़ को प्रोफेसर मार्शल ने भी एक्सप्लेन किया है। क्या कहा है देखिए आपके सामने। अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवस्था में मनुष्य मात्र का अध्ययन करता है। जीवन के साधारण व्यवस्था मतलब मनुष्य को जीना है, जीने के लिए अर्थ कुछ क्रियाएं करनी पड़ेंगी। मनुष्य जीने के लिए खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए। तो वह व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्य के उस भाग की परीक्षा करता है जो कल्याण के भौतिक साधनों की प्राप्ति और उपभोग के लिए घनिष्ठ रूप से संबंधित है। मतलब जीने के लिए जो भी कार्य उसको करने पड़ते हैं, अर्थशास्त्र उन सभी कार्यों का अध्ययन करता है, जिसको बोलते हैं मानव कल्याण। मानव कल्याण से संबंधित क्रियाएं। इसलिए प्रोफेसर मार्शल का जो कॉन्सेप्ट था उनको कहते हैं कल्याण संबंधी विचारधारा, कल्याणवादी विचारधारा के नाम से जाना जाता है। प्रोफेसर मार्शल के बाद प्रोफेसर रॉबिन्स ने भी अपना कॉन्सेप्ट दिया। रॉबिन्स ने का जो कॉन्सेप्ट था, इनके कॉन्सेप्ट को कहा जाता है, क्या चीज़ पता है आपको? इनके कॉन्सेप्ट कहा जाता है दुर्लभता संबंधी परिभाषा, दुर्लभता संबंधी विचारधारा। और एक्चुअली में कहीं ना कहीं ये विचारधारा इनकी कहीं साइंटिफिक भी रही है। इन्होंने एक्चुअल मैटर को बताया कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो लक्ष्यों और वैकल्पिक प्रयोगों वाले सीमित साधनों के मध्य पारस्परिक संबंध के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, कि मनुष्य किस तरीके से अपने सीमित साधनों का उपयोग करते हुए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इससे संबंधित जो भी क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं के अध्ययन को अर्थशास्त्र कहा जाता है। ये रॉबिन्सन का कथन है। और रॉबिन्सन के कथन के बाद नोबेल पुरस्कार विजेता है प्रोफेसर सैमुअलसन, जिनको कहा जाता है आधुनिक विचारधारा। आधुनिक विचारधारा। इन्होंने सभी विचारधारा को गहनता से अध्ययन किया, पढ़ा, समझा। उन्होंने एडम स्मिथ की विचारधारा को देखा, प्रोफेसर मार्शल की विचारधारा को देखा, रॉबिन्सन को विचारधारा को देखा, प्रोफेसर पीगो की विचारधारा को देखा। सभी को देखा और समझा और उसको आधुनिक वर्जन में कन्वर्ट किया। और उन्होंने ये कहा कि केवल धन, केवल मानव कल्याण, केवल सीमित साधनों का उपयोग इतना ही नहीं है, हमें इन सभी चीज़ों में एक चीज़ पर ध्यान देना चाहिए
विकास, कि जो भी क्रियाएं होती हैं उन सभी क्रियाओं का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए, क्या चीज़, किस प्रकार से हम विकास करें। फॉर एग्जांपल, आपने दुकान खोल दिया, ठीक है, आपने दुकान खोल दिया, दुकान में 10 लाख का माल भर दिया, बेच रहे हैं, माल खरीद के रहे हैं, बेच रहे हैं, माल खरीद रहे हैं, सब चल रहा है कंटिन्यू, तो क्या फ़ायदा, क्योंकि आपका लक्ष्य होना चाहिए किस तरह से मैं अपने बिजनेस को बढ़ाऊं, दुकान को बढ़ाऊं। आज मैं अगर 10 बाई 10 कमरे में बैठा हूं तो आने वाले टाइम में मुझे 30 बाई 30, उसके बाद शोरूम खोलना है, फिर बड़ा जो है मॉल खोलना है, ये दिमाग में होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सैमुअल्सन ने कि विकास का होना जरूरी है, इसीलिए आधुनिक विचारधारा को इसको कहा जाता है विकासवादी विचारधारा। क्या कहा जाता है, विकासवादी विचारधारा, और उनको अपने इस कॉन्सेप्ट के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि व्यक्ति और समाज मुद्रा की सहायता से या मुद्रा की सहायता के बिना, क्योंकि पैसा तो जरूरी है, पैसे के साथ या बिना पैसे के किसी प्रकार के अनेक प्रयोग में आ सकने वाले उत्पादन के सीमित संसाधनों का चुनाव एक समय अवधि में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में और इनको समाज के विभिन्न व्यक्तियों और समूहों में उपभोग हेतु वर्तमान या भविष्य में बांटने के लिए करते हैं, कि मनुष्य हमेशा अपने वर्तमान को और अपने भविष्य को देखते हुए सीमित साधनों का चुनाव करता है, प्रयोग करता है और उससे व्यक्ति और समाज के हित के लिए कार्य करता है। सीधा कॉन्सेप्ट है कि समाज के विकास के लिए या फिर व्यक्तिगत विकास के लिए वो सीमित साधनों का इस प्रकार से प्रयोग करता है कि उसका वर्तमान और भविष्य दोनों ही संतुलित या जो है अधिक से अधिक उपयोग वाला बन सके। ये था इन सभी को बात अगर हम सिंपल कहेंगे सर एग्जाम में क्या लिखें, अगर विचारधारा नहीं हमें डायरेक्ट लिखना है कि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, सिंपल लिखिए, अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिससे मनुष्य की आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि करने या कल्याण बढ़ाने तथा आर्थिक विकास के लिए अनेक उपयोग वाले सीमित साधनों के कुशलता, उपभोग, उत्पादन और विनिमय से संबंधित कार्यों का अध्ययन किया जाता है। या फिर दूसरे अर्थ में मैं बताऊं कि अर्थशास्त्र किसे है, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मनुष्य के सीमित साधनों की सहायता से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित सभी क्रियाओं का अध्ययन करता है। आप इस लाइन को भी लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ देते हैं तो हमारी बात आती है, क्योंकि मैंने अभी कहा कि मनुष्य सीमित साधनों की सहायता से अपनी असीमित आवश्यकताओं की तो असीमित आवश्यकताओं की पूरा करने के लिए वो जो भी क्रियाएं करता है तो उससे वो बोलते हैं आर्थिक क्रियाएं। तो पॉइंट है कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं। जब हम आर्थिक क्रियाओं की बात करते हैं, क्योंकि आर्थिक क्रियाएं मानवीय क्रियाओं का एक भाग है, अगर हम मानवीय क्रियाओं की बात करते हैं तो समझिएगा मानवीय क्रियाएं, क्योंकि हमें केवल आर्थिक क्रियाओं के बारे में पढ़ना है अर्थशास्त्र में, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। अब मनुष्य द्वारा करने वाली क्रियाओं को मानवीय क्रियाएं कहा जाता है, और मानवीय क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। एक होता है आर्थिक और एक होता है अनार्थिक। आर्थिक क्रियाएं और अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रियाओं के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं, जिसके बारे में मैंने बताया। और अनार्थिक क्रिया वो क्रिया होती हैं जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसका संबंध धन से नहीं होता। मतलब वो सभी क्रियाएं जो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, किसी भी तरीके से इसका संबंध धन से नहीं होता है, उन्हें अनार्थिक क्रियाएं कहते हैं। और अनार्थिक क्रियाओं का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है माता पिता के द्वारा अपने बच्चे का लालन पालन, बच्चे को प्यार देना, एक दोस्त के द्वारा अपने दोस्त की सहायता करना, एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्तियों की सहायता करना, एक नॉर्मल बच्चे के द्वारा एक अंधे की सहायता करना। इसमें कहीं पर भी अर्थ नहीं आता, पैसा नहीं आता। तो ऐसी भी लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटी होती है जिसके लिए हम धन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं और किसी भी तरीके से नहीं होता है, तो वो अनार्थिक क्रियाएं होती हैं। लेकिन जहाँ पर भी किसी भी न किसी तरीके से धन या धन से संबंधित, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से हो, किसी ना किसी तरीके से अगर धन आता है तो आर्थिक क्रिया। जैसे अगर हम कहते हैं भोजन करना, कह रहे भोजन में हम पैसा थोड़ा ना खाते हैं,
भोजन में हम पैसा थोड़ा ना खाते हैं, बस सही है, भोजन में पैसा नहीं खाते, लेकिन जो आपका भोजन है, जो खाना है, वो पैसे से ही आता है। तो आर्थिक क्रियाओं, तो यहीं पर हम आर्थिक क्रियाओं की बात करते हैं कि सीमित साधनों द्वारा असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने से संबंधित सभी क्रियाओं को आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। वो सभी क्रियाएं जिसका संबंध सीमित साधनों और असीमित आवश्यकताओं से होता है। सीमित साधनों मतलब पैसे, और उस पैसों की सहायता से जो भी हमारी आवश्यकता है उसको पूरा करेंगे, तो उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े उन सभी क्रियाओं को आर्थिक क्रियाओं के नाम से जानते हैं। जैसे भोजन करना, काम करना, यात्रा करना, कुछ भी कर लेंगे, वो सब पैसों से संबंधित होता है। तो आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन किया है। क्या कहा है कि उस क्रियाओं को आर्थिक क्रिया कहते हैं जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के उपयोग से होता है। हर किसी का एक ही लक्ष्य होता है कि अपनी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को पूरा करें, अपनी अधिकतम ज़रूरतों को पूरा करने, लेकिन हम सबको पता है कि हम अपने सभी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब होता है आर्थिक क्रियाएं मतलब ऐसी क्रियाएं जो अर्थ से संबंधित होता है, धन से संबंधित होता है, और धन के माध्यम से, और धन होते हैं सीमित। तो सीमित साधनों की सहायता से जब हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, उस पूरा करने के लिए जो भी क्रियाएं करेंगे वही आर्थिक क्रियाएं हैं। तो जब हम बात करते हैं तो आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं, तो आर्थिक क्रियाओं के प्रकार की बात करते हैं यहाँ पर। आर्थिक क्रियाएं बेसिकली जो आर्थिक क्रियाएं हैं अलग अलग बुक में अलग अलग हिसाब से अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किया है, लेकिन नॉर्मली हम बात करें कि 5 तरीके की आर्थिक क्रियाएं हम अपने डेली जीवन में करते हैं। कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं हैं? नंबर 1 है उपभोग, ठीक है। नंबर 2 है उत्पादन। नंबर 3 वितरण। नंबर 4 निवेश, और नंबर 5 हो गया राजस्व, दैट इज करारोपण भी बोलते इसको। ये 5 तरीके की आर्थिक क्रियाएं होती हैं। उपभोग का मतलब होता है आवश्यकता की संतुष्टि के लिए वस्तु एवं सेवा का प्रयोग करना। वस्तु एवं सेवा का क्या करते हैं हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं, तो वो उपभोग की क्रिया होती हैं। और उपभोग की क्रिया जो करता है उसको बोलते हैं उपभोक्ता। क्या करते हैं? उपभोक्ता, जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। उपभोक्ता किस प्रकार से अपनी संतुष्टि के लिए क्रिया करते हैं, उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत, चैप्टर नंबर 2 है। उत्पादन, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करना। किसका? वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करना या निर्माण करना, ये उत्पादन की क्रियाएं होती हैं। और ये उत्पादन करेगा तब जाके उपभोग की क्रिया होंगी। अब उत्पादन करने के बाद उपभोक्ता उस सामान को समान रूप से वितरण, क्या करना? समान वितरण करना है। इसका मतलब होता है बांटना, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन करना। उत्पादन करने के लिए, वितरण करने के लिए पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, तो पूंजी का प्रयोग करना निवेश कहलाता है। और इन सभी क्रियाओं के ऊपर सरकार के द्वारा कर लगाया जाता है, तो कर से संबंधित क्रियाओं को भी आर्थिक क्रियाओं में तो ये सभी चीज़ें आर्थिक क्रियाएं होती हैं। आर्थिक क्रियाओं को अगर आप समझ लेते हैं तो नेक्स्ट आता है वास्तविक अर्थशास्त्र एवं आदर्श अर्थशास्त्र क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है। वास्तविक अर्थशास्त्र और आदर्श, 2 तरीके का अर्थशास्त्र। पहला है वास्तविक अर्थशास्त्र। जब हम वास्तविक अर्थशास्त्र की बात करते हैं, वास्तविक अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र है जहाँ पर समस्याएं जैसी हैं उसको वैसे ही अध्ययन किया जाता है। एक तरीके की ये वो इसको विज्ञान अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर विज्ञान में हम किसी भी चीज़ को क्यों है, कैसे है, किस तरीके से इस चीज़ का अध्ययन करते हैं। यानी कि समस्याएं क्यों है, समस्याएं कैसे हैं, समस्याएं कितना है, यहाँ पर हम चीज़ों के तथ्यों की बात करते हैं, उस चीज़ को एक कारण की बात करते हैं और उसके परिणाम की बात करते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम क्यों है, किस लिए है, और उससे क्या प्रॉब्लम आती है, उससे क्या दिक्कतें होती हैं। तो हम पर हर एक चीज़ को फैक्ट के साथ समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम कह रहे हैं भारत में गरीबी 21% है, भारत में गरीबी
21% है। चलो ठीक है, ये फैक्ट है क्योंकि हमने अलग अलग प्रकार के आंकड़ों को देखा है, इस सब क्यों है गरीबी, इस बात को किया है, कैसे गरीबी है, इसको किस तरह से हम मेजर किया है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। जब हम समस्याओं के कारण और परिणाम की बात करते हैं तो वो होता है वास्तविक अर्थशास्त्र, जो वास्तविकता के बारे में बताता है। दूसरा पॉइंट है आदर्श अर्थशास्त्र। आदर्श अर्थशास्त्र एक्चुअली में मानव व्यवहार के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करता है, जो बताता है कि कोई समस्या कैसी होनी चाहिए, यानी कि कोई भी चीज़ क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए। इसका मतलब होता है भारत में, कहते हैं एग्जाम्पल, भारत में गरीबी दूर होनी चाहिए, तो ये बताता है एक तरीके के यहाँ पर सजेशन प्रोवाइड किया जाता है कि भारत में गरीबी दूर होनी चाहिए, कैसी दूर होनी चाहिए, एक तरीके का सजेशन दिया जाता है, एक प्रयत्न होता है, कोशिश की जाती है ताकि कोई भी समस्या को हम दूर कर सके, तो वो होता है आदर्श अर्थशास्त्र। आदर्श अर्थशास्त्र, इन दोनों को समझने के बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है इन दोनों में अंतर एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जिसको आपको समझना पड़ेगा कि पहला है वास्तविक अर्थशास्त्र और दूसरा है आदर्श। वास्तविक अर्थशास्त्र की वो शाखा है जो क्या है, एक्चुअल तथ्य के बारे में बताता है और यहाँ पर बताता है कि क्या होना चाहिए, फ्यूचर में क्या होना चाहिए, इस चीज़ की बात करता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये तथ्यों पर आधारित होता है और सुझाव देने वाला नहीं होता, ये एक्चुअल फैक्ट की बात करता है, जबकि ये सुझाव देता है कि कोई भी चीज़ क्या होना चाहिए, सजेशन होता है। इनकी वास्तविक आंकड़ों की जांच की जा सकती है, जबकि आदर्श के विवरणों की जांच नहीं की सकती है। यहाँ पर अनुभवों की बात होती है और अनुभव को आप जांच नहीं सकते। इसका उद्देश्य आर्थिक गतिविधियों की वास्तविक व्याख्या करना होता है कि क्या है, क्यों है, समस्या किस तरह से उत्पन्न हो रही है। इसका उद्देश्य आदर्श निर्धारित करना है, कोई समस्या को किस तरीके से दूर किया जा सकता है, उसके बारे में एक आदर्श प्रस्तुत करना, एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करना होता है। वास्तविक अर्थशास्त्र ये मूल्य निर्णय नहीं कर सकती हैं, जबकि इसके अंतर्गत मूल्य निर्णय होता है। यहाँ पर किस तरह से कोई भी चीज़ कारण को किस तरह से बदला जा सकता है उसकी बात होती है। उदाहरण जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था में आय वितरण में असमानताएँ है, ये हमारा वास्तविक है कि भारत में किसी की आय बहुत ज़्यादा है, किसी की आय बहुत कम है, वास्तविक बताता है। जबकि आदर्श ये बताता है कि भारत में अर्थव्यवस्था असमानताएं कम की जानी चाहिए, कैसे की जाएगी, इस सब चीज़ों के बारे में इसके अंतर्गत समझा। अलग अलग अनुभव आते हैं, अलग अलग विचार प्रकट किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है अर्थशास्त्र की शाखाएँ। देखिए अर्थशास्त्र के अंतर्गत हमने देखा कि यहाँ पर उत्पादन, उपभोग, निवेश, वितरण और राजस्व, इन सब से संबंधित क्रियाओं की अध्ययन की जाती है। लेकिन यहाँ पर कुछ क्रियाएं व्यक्तिगत रूप से अध्ययन की जा सकती हैं, कुछ क्रियाओं को हम व्यक्तिगत रूप से नहीं कर सकते, उसको सामूहिक रूप से अध्ययन करना पड़ता है। तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो उनकी सामग्रियाँ हैं अध्ययन की, वो बहुत ही ज़्यादा फैलती चली गई। अर्थशास्त्र का क्षेत्र बढ़ता चला गया। अब अर्थशास्त्र का इतना बड़ा क्षेत्र है, उसमें पढ़ने में, अध्ययन करने में कन्फ्यूज़न हो गया कि उसको वर्गीकृत कैसे करें। तो ऐसे में एक अर्थशास्त्री हुए नॉर्वे के, जिनका नाम है रैगनर फ्रिश, उन्होंने अर्थशास्त्र को उनके अध्ययन सामग्री के आधार पर दो वर्गों में बांटा, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। उन्होंने कहा व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम केवल और केवल व्यक्तिगत समस्याओं का अध्ययन करते हैं और समष्टिगत अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम जो है सामूहिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं। और इस तरीके से उन्होंने समष्टि और व्यष्टि दो वर्गों में अर्थशास्त्र को बांट दिया, जिसके बारे में हम फिलहाल पढ़ते हैं। हम व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद समष्टि अर्थशास्त्र करेंगे। दोनों में अंतर है कि एक में व्यक्तिगत चरों का अध्ययन करते हैं, दूसरे में समष्टिगत चरों का अध्ययन करते हैं। इन दोनों में अंतर भी एग्जाम में आता है, उस अंतर को मैं बाद में किसी दूसरे लेक्चर में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप सबको बोलता हूँ थैंक्स एंड बाय। बाय इसलिए कि, और ध्यान में रखना है आपको, बाय कहने का मतलब ये नहीं कि आप छोड़ के चले जा रहे हैं। ये आपका पहला लेक्चर है 2024-25 सेशन के लिए। जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने सभी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। द इकोनॉमिक्स गुरु में क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। डेली आपको एक टॉपिक कंप्लीटली इसी तरह से मिलता रहेगा और डेली का टाइम ध्यान में रखिएगा कि डेली मॉर्निंग के 11 बजे आपको एक वीडियो अपलोडेड मिल जाएगा, ठीक है ना। टाइम फिक्स है, डेली आपको 11 बजे तक वीडियो मिलेगा। तब तक के लिए थैंक